लुइस और रेचल एक खुशहाल परिवार। उन्हें 8 साल की एक बेटी है जिसका नाम है एली और एक 3 साल का बेटा जिसका नाम है गेज। हाल ही में उन्होंने एक घर खरीदा है, शहर से काफ़ी दूर किसी जंगल के करीब, एक वीराना जंगल। उस घर के साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़मीन भी खरीदी है जो कि बहुत सस्ते दामों में उन्हें मिली है। उस घर को, उस ज़मीन को पाकर वो बहुत ही खुश है क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हें एक ऐसा घर मिला था जैसा वो चाहते थे। एक ऐसा घर जहाँ शांति है, पर शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं कि आगे जाकर क्या होने वाला है। नए घर में आने के बाद लुइस आज पहली बार काम पर गया था। पेशे से वो एक डॉक्टर है जो शहर के एक अस्पताल में काम करता है। उसकी पत्नी रेचल पहले दिन घर की साफ सफाई कर रही है। उसकी बेटी एली उसे काम में हाथ बटा रही है। रेचल सफाई के वक्त कुछ कूड़ा कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर आती है। उसके पीछे उसकी बेटी एली भी आती है। तभी उन्हें पास के जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। क्या आपको सुनाई दिया? आवाज़ें जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। उसकी बेटी एली का ध्यान उस आवाज़ की तरफ और बाद में उस जंगल की तरफ जाता है। वो देखती है कि वहाँ कुछ बच्चे चेहरे पर जानवरों का नकाब पहने हुए एक के पीछे एक ढोल पीटते हुए कहीं जा रहे हैं। एक बच्चा एक गाड़ी में एक जानवर की लाश को लेकर उन बच्चों के साथ ही जा रहा है। वो सब उस लाश को लेकर कहीं जा रहे थे, पर कहाँ ये एली और रेचल को नहीं पता। एली और रेचल वो बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। एली अपनी माँ से पूछती है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो रेचल उसे बताती है कि ये एक तरह का जुलूस है बेटी, पर खुशी के लिए नहीं। रेचल को यह दृश्य थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए वो एली को घर के अंदर वापस चलने को कहती है। एली घर वापस तो आ जाती है, पर उसका सारा ध्यान वहीं उस जंगल की तरफ है। वो बार बार खिड़की से उस जंगल की ओर देखती है। असल में वो जानना चाहती है कि वो जुलूस किस लिए था, कौन थे वो बच्चे, कहाँ जा रहे थे, और आखिरकार उससे रहा नहीं गया। वो चुपचाप घर से निकलकर उस सुनसान जंगल की तरफ भागने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है तो उसे वहाँ एक पुरानी लकड़ी पर पालतू जानवरों का कब्रिस्तान ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ घर पर उसकी माँ रेचल एली को घर में यहाँ वहाँ ढूंढ रही है। वो नहीं जानती कि रेचल अचानक कहाँ गायब हो गई, पर वो कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ एली उस बोर्ड को पढ़ने के बाद भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब वो कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुँच जाती है जहाँ कई जानवरों को दफनाया गया है, जहाँ जानवरों के कब्र के ऊपर कई तरह के क्रॉस लगे हुए हैं जिन पर जानवरों के नकाब भी है। पर उसकी नज़र पास ही के पड़े एक बड़े से लकड़ियों के ढेर की तरफ जाती है जो कि बहुत ही बड़ा और ऊंचा भी है। वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। एली अब जानना चाहती है कि आखिर उन लकड़ियों के ढेर के आगे क्या है, इसलिए वो उन लकड़ियों के ढेर पर चढ़ने की कोशिश करती है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वहां से नीचे उतरो। वो डरकर पीछे आती है और वही नीचे गिर जाती है। उसके पैरों में एक कांटा चुभा हुआ है। वो देखती है कि उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। वो कांटा निकालकर वहां से भागना चाहती है, पर तब तक वो आदमी उसके पास आ जाता है। वो आदमी उसके पैर से कांटे को निकालकर फेंक देता है और वहीं पड़ी एक थोड़ी मिट्टी उठाकर उसके पांव पर लगा देता है। तब वो उस लड़की को अपनी पहचान बताता है। उसका नाम है जडसन। एली उन्हें पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो जड़ उसे बताता है कि ये एक जानवरों का कब्रिस्तान है, कई सालों से है। तब वो उन्हें पूछती है कि क्या आपने सुबह उन बच्चों को देखा जो यहाँ आए थे। जड़ एली को बताता है, हाँ, यह यहाँ का एक रिवाज है जो कई सालों से चलता आ रहा है। और फिर वो वही बनी एक कब्र को दिखाते हैं
जहाँ जड ने अपने कुत्ते को दफनाया था। उसी वक्त एली की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। एली की माँ उन्हें देख परेशान हो जाती है, पर एली अपनी माँ को बताती है कि जड हमारे पड़ोसी है और उन्होंने अभी अभी उसकी मदद की है। रेचल थोड़ी डरी हुई है। वो उन्हें थैंक्स कहकर एली को वहाँ से वापस घर चलने को कहती है। जड रेचल को कहता है, जानती हैं इस जंगल में इस तरह किसी बच्चे के लिए घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं। लोग अक्सर खो जाते हैं। रेचल अपनी बेटी एली को लेकर वहाँ से चली जाती है, पर तभी जड को उस जंगल के अंदर से, उन लकड़ियों के ढेर के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। जड वापस आ जाओ, जड वापस आ जाओ। उस रात एली अपने पापा लुइस को पूछती है, डैड, हाँ? पालतू जानवर लोगों से ज्यादा क्यों नहीं जीते? तो उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें याद है, मैंने तुमसे मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी। मतलब ये एक तरह की घड़ी है जो हमारे शरीर में होती है। इंसानों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए इंसान ज़्यादा जीते हैं, लेकिन जानवरों का मेटाबॉलिज्म फास्ट यानी तेज़ होने के कारण वो कम जीते हैं। मतलब जब उनका वक्त खत्म होता है तो वो मर जाते हैं। तब एली उनसे कहती है, मतलब वो मरकर जानवरों के कब्रिस्तान में चले जाते हैं। ये सुनने के बाद एली की माँ लुइस को दोपहर की घटना के बारे में बताती है कि एली ने आज घर के पीछे झाड़ियों में एक जगह ढूंढी है जो कि एक पालतू जानवरों का कब्रिस्तान है। तब एली के पिता उसे समझाते हैं कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये वो जगह है जहां हम जानवरों को मरने के बाद दफनाते हैं ताकि हम उन्हें याद कर सके। ये प्राकृतिक है, जैसे कि मौत प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। मतलब हम सभी को मरने के बाद इस प्रकृति में समा जाना है। तब वो उसे समझाते हैं कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी एली अपनी माँ को उनकी बहन के बारे में पूछती है कि आपकी बहन को क्या हुआ था, वो तो एक छोटी बच्ची थी जब उसकी मौत हो गई थी। एली के उस सवाल से रेचल अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि रेचल का बचपन बड़ा ही डरावना था। वो आज भी अपनी बहन को याद करके डरती है। डर जो रेचल के मन में बचपन से घर किए हुए है। वो एली के उस सवाल से उभरकर ऊपर आ जाता है। रेचल। दूसरे दिन लुइस अपने अस्पताल में रोज की तरह मरीजों को देख रहे थे। तभी अचानक एक लड़की खून से सनी हुई दौड़ते हुए अस्पताल में आ जाती है। अस्पताल में एक लड़के को लाया जाता है जो बुरी तरह से जख्मी है। उसका नाम है वेक्टर और उसे किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका चेहरा एक साइड से पूरी तरह से जख्मी हो गया है। उसका चेहरा बुरी तरह से छिल गया है। उसे ऑपरेशन रूम में लाया जाता है। वो इतना बुरी तरह से जख्मी है कि उसके शरीर से बस खून ही खून निकल रहा है। लुइस उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लुइस उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर आखिरकार वेक्टर वही अपना दम तोड़ देता है। सब तरफ बस खून ही खून है। लुइस उसकी जान नहीं बचा पाता। इस बात से उसे बड़ा दुख होता है। लुइस गुस्से में अपने ग्लोव्स निकालकर हाथ को धोने लगता है। पर तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लुइस पीछे मुड़कर देखता है तो वेक्टर उठकर बैठा हुआ होता है और वो लुइस से कहता है, उस बैरियर को कभी भी टूटने मत देना। लुइस, वेक्टर की वो बात सुनकर लुइस थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लुइस परेशान है कि आखिर वो क्या था। हालांकि लुइस अब भी समझ नहीं पा रहा है कि जब वेक्टर मर गया था तो फिर वो अचानक कैसे उड़ गया, और उसने ऐसा क्यों कहा कि उस बैरियर को टूटने मत देना। क्या वो बस एक वहम था? वेक्टर किस बैरियर के बारे में बात कर रहा था? कौन सा बैरियर? लुइस अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे बार बार वेक्टर का वो बुरी तरह कुचला हुआ चेहरा याद आ रहा है। चेहरा जो बस खून से सना हुआ था।
इस घटना की वजह से लुइस थोड़ा डिस्टर्ब सा रहने लगा है। रात लुइस अपने घर के बाहर बैठ इसी घटना के बारे में सोच रहा होता है और तभी रेचल उसके पास आती है। क्या हुआ? आज कैंपस में एक कार ने एक लड़के को टक्कर मार दी थी। वो शायद 20 साल का भी नहीं था। उसका नाम था विक्टर पैस्को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। चलो अब अंदर चलो, मैं डिनर बनाती हूँ, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। हाँ, उसे मेरा नाम भी पता था। लुइस को अचानक से याद आता है कि उसे तो मेरा नाम भी पता था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जबकि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। लेकिन लुइस रेचल को परेशान नहीं करना चाहता था। वो उस बात को वही टाल देता है। दूसरे दिन लुइस और रेचल उनके इकलौते पड़ोसी जडसन को डिनर के लिए अपने घर बुलाते हैं। डिनर के बाद एली की बिल्ली अपने आप ही जडसन के पास चली जाती है। उसी दौरान रेचल जड से एक सवाल करती है। जड, मेरा एक सवाल था। डीलर ने हमसे कहा था कि इस घर के साथ 50 एकड़ की झाड़ियों वाला एरिया भी मिलेगा। वो जानवरों का कब्रिस्तान, क्या वो भी हमारा है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है। वैसे वो जमीन है कितनी दूर यहाँ से? वैसे इतनी दूर है कि तुम वहां जाना पसंद करोगे। जड की इस बात से लुइस थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसी रात को लुइस को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। उन आवाज़ों की वजह से लुइस की नींद टूट जाती है। वो उठकर देखता है कि वेक्टर उसी बुरी हालत में उसके पीछे खड़ा है, मानो वो वेक्टर की आत्मा है। वो लुइस से कहती है कि चलो डॉक्टर। लुइस बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल देता है। तुमने मेरी मदद करनी चाहिए, अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लुइस देखता है कि अब वो घर के बाहर है। लुइस अब उसी जानवरों के कब्रिस्तान में है जिसके बारे में रेचल ने जड से पूछा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। लुइस अब भी आगे बढ़ रहा है। लुइस देखता है कि वहां एक बड़ा सा, एक ऊंचा सा लकड़ियों का ढेर है। यही वो जगह है जहां मुर्दे आराम करते हैं। वहां कभी मत जाना, जहां आत्माएं भटकती हैं। अब वो जानना चाहता है कि उसके आगे आखिर क्या है, इसलिए वो उन लकड़ियों के ढेर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। रुक जाओ, ये जमीन बहुत बुरी है। डर के मारे लुइस की नींद टूट जाती है। वो देखता है कि वो अपने कमरे में अपने ही बिस्तर पर लेटा हुआ है और लुइस का 2 साल का बेटा उसके पास ही होता है। वेक्टर की आत्मा उसे वहां उन लकड़ियों के ढेर के पीछे जाने से रोक रही होती है। लुइस को लगता है कि वो महज एक डरावना सपना था, पर जब वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है तो अपने पैरों को देखकर हैरान रह जाता है। उसके दोनों पैरों पर जमीन की मिट्टी लगी हुई है, जैसे कि वो रात उसी जानवरों के कब्रिस्तान से जाकर लौट आया हो। उसी वक्त रेचल कमरे में आ जाती है। लुइस झट से अपने दोनों पैरों पर चादर ओढ़कर उन्हें ढक देता है। वो रेचल को नहीं बताना चाहता कि उसने क्या देखा है। सुबह जब लुइस घर के बाहर बच्चों के साथ होता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी जडसन सामने रास्ते पर खड़ा उसे बुला रहा है। लुइस सामने रास्ते की ओर जाता है तो जडसन लुइस को रास्ते के किनारे देखने को कहता है। वहां रास्ते के किनारे पर लुइस के घर की बिल्ली खून में सनी हुई मरी पड़ी हुई है। तभी लुइस की बेटी एली वहां आ जाती है। लुइस परेशान हो जाता है क्योंकि वो एली को नहीं दिखाना चाहता कि उसकी प्यारी बिल्ली मर चुकी है। इसीलिए लुइस और एडसन दोनों उस बिल्ली को पीछे छिपा कर रख देते हैं। लेकिन तब लुइस को अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर जाना होता है तो एडसन उससे कहता है, देखो तुम बच्चों के साथ जाओ, जब वापस आओगे तब सोचेंगे। ठीक है। सुनो लुइस, ये आज रात को ही करना होगा। समझ गए? हाँ। रात होने पर लुइस उस दोपहर की घटना के बारे में रेचल को बताता है। लेकिन उस घटना को सुनकर रेचल थोड़ी डरी हुई है। किसी की भी मौत की खबर सुनकर रेचल को अपना बचपन याद आता है। रेचल की बहन बचपन में काफ़ी बीमार थी। बीमारी की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। इस वजह से रेचल अपनी बहन से बहुत डरती थी।
पर एक दिन की बात है जब उसके घर वाले उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे। रेचल अपनी बहन को खाना खिलाना चाहती थी, पर वो काफ़ी डरी हुई थी। रेचल ने घर की एक छोटी लिफ्ट से खाना अपने बहन के कमरे में पहुंचा दिया, लेकिन उसकी बहन की उसी लिफ्ट में गिरकर मौत हो गई। रेचल को आज भी यही लगता है कि उसकी बहन की मौत उसकी वजह से हुई है। इस बात ने रेचल के मन में इस तरह से घर किया है कि इस बात से वो आज भी डरी डरी रहती है। मैंने उन्हें उसकी बॉडी वहां से निकालते हुए देखा, पर मुझे यकीन है कि वो अभी भी उस दीवार में है और मुझे रातों को उसकी आवाज सुनाई देती, मेरा नाम पुकारते हुए। लुइस उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। वो समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और न ही तुम बुरी इंसान हो। लुइस कहता है कि हम एली को बताएंगे कि उसकी बिल्ली कहीं भाग गई है। रेचल एली को नहीं बताना चाहती कि वो बिल्ली मर चुकी है। और फिर आधी रात को लुइस और जडसन दोनों उस बिल्ली की लाश को लेकर उसी जानवरों के कब्रिस्तान में जाते हैं। रात बहुत हो चुकी है, काफ़ी घना अंधेरा है, काफ़ी ठंड भी है। लुइस ज़मीन को खोदने लगता है, पर उन लकड़ियों के पीछे कुछ है जो जड़ को आवाज़ दे रहा है, उसे उन लकड़ियों के पीछे बुला रहा है। एली को उस बिल्ली से बहुत प्यार था, क्यों है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और तुम्हें एली से? हाँ, बिल्कुल। मेरे पीछे आओ। तब जड़ अचानक से उस बिल्ली की लाश को लेकर उन लकड़ियों के ढेर पर चढ़ने लगता है। लुइस समझ नहीं पाता कि आखिर इस जगह में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन लुइस जड़ के पीछे पीछे उन लकड़ियों के ढेर पर चढ़ने लगता है। दोनों अब उस जंगल के बीचों बीच है। वहाँ पेड़ों पर अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। लुइस उन्हें देख हैरान है। उन्हें वहाँ कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। जट, वो क्या था? वो एक बतख है। आ जाओ। और फिर जड़ उसे पीछे आने को कहता है। अब वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जडसन लुइस को उस बिल्ली को वहीं दफनाने को कहता है। लुइस को यह सब काफी अजीब लगता है, लेकिन लुइस बिल्ली को वहीं दफना कर घर वापस लौट आ जाता है। दूसरे दिन सुबह लुइस और रेचल अपनी बेटी एली को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी बिल्ली चर्च कहीं भाग गई है। उन्होंने रात भर उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पर एली उन्हें बताती है कि चर्च तो कहीं नहीं गया है, वो कल रात उसकी खिड़की में बैठा था और अब वो अलमारी में बैठी हुई है। एली की बात सुनकर लुइस चौंक जाता है, जबकि वो खुद उस बिल्ली को रात में दफना कर आया था। पर फिर एली ने रात को क्या देखा होगा? कुछ दिनों से अजीब अजीब घटनाओं के चलते लुइस भी थोड़ा परेशान सा है। फिर भी लुइस उस अलमारी की तरफ बढ़ता है और जब वो अलमारी खोलकर देखता है वो बिल्ली वहीं बैठी हुई होती है। एली की बात सुनकर लुइस थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उस मरी हुई बिल्ली को वो खुद दफना कर आया था और इसके बाद भी वो बिल्ली घर वापस कैसे आ सकती है। इस बात से परेशान होकर लुइस जडसन से बात करने उसके घर चला जाता है। जड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एली की बिल्ली वापस जिंदा हो गई है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये कमाल की बात है ना? इसका क्या मतलब हुआ? देखो, तुम ही तो ये चाहते थे, अपनी बेटी से सच छुपाना। I mean, come on, तुमने खुद देखा था वो बिल्ला मर चुका था। मैंने कब मना किया? तो फिर इस सब का मतलब क्या हुआ? मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कम ऑन जज, ये कोई बात नहीं होती है। इस दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो तुमसे और मुझसे बहुत पुरानी है। वैसी जगहें जो तुम जैसा समझदार डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा। कोई नहीं जानता कि वो जगह क्या है, उस पथरीले जमीन में क्या होता है।
पर इंसान का दिल उससे भी ज्यादा पथरीला होता है लुइस। कल रात हमने जो भी किया वो सब एली के लिए था। अब वो तुम्हारी बिल्ली है। लुइस जडसन की बात को ठीक से समझ नहीं पाता। लुइस को डर है कि उस जानवरों के कब्रिस्तान में कुछ तो अजीब बात है। लुइस जानना चाहता है कि आखिर वो जगह क्या है, कैसे उसकी बिल्ली मरकर भी फिर से जिंदा हो गई। इसलिए लुइस इंटरनेट पर उस जगह के बारे में खोजबीन करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में उस जगह पर कई लोग लापता हो चुके हैं, जिनके मरने की रिपोर्ट तो मिली पर उनकी बॉडी अचानक से कहीं गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और अचानक से वो सब कहां चले गए। इस बात का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। उस रात रेचल लुइस को बताने की कोशिश करती है कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है और यहां आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर लुइस उल्टा उसे समझाता है कि हम इस जगह इसलिए रहने आए थे कि हम एक दूसरे को वक्त दे सके, और वैसे भी एली का बर्थडे आ रहा है तो हम अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनसे मिलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दूसरी तरफ उनकी बिल्ली घर के ही लोगों से थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगी है। वो घर के ही लोगों को काटती है, उन्हें पंजे मारती है और डराती भी है। लुइस इस बात से फिर से परेशान हो जाता है, पर शायद वो नहीं जानता कि उस बिल्ली को फिर से जिंदा कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लुइस उस बिल्ली के बारे में बात करने के लिए फिर से एक बार जडसन के घर जाता है और उस वक्त जडसन लुइस को उस जगह के बारे में बताता है और बताता है कि उस जगह पहले आदिवासी लोग रहा करते थे, जो कि एक कहानी में यकीन करते थे, एक शैतान की कहानी, वेंडिगो जिसका नाम था। उससे वो सब घबराते थे, पर उन आदिवासियों को उस जगह की शक्ति का अंदाजा था, इसीलिए वो वहां से भाग गए और जाने से पहले उन्होंने उस जगह को लकड़ियों की दीवार बनाकर बंद कर दिया था ताकि कोई भी फिर उस जगह उस जमीन पर न जा सके। वो आदिवासी मानते थे कि वो पूरी जमीन बुरी है। ये वेंडिगो भले ही काल्पनिक कथा क्यों न हो, पर वहां जरूर कुछ अजीब है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। लुइस जडसन को बताता है कि वो बिल्ली उनके घर वालों को चोट पहुंचाना चाहती थी। तब जाके जडसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस बिल्ली को फिर से मारने की सलाह देता है। आखिरकार लुइस उस बिल्ली को फिर से मारने का फैसला करता है, पर जब वो उस बिल्ली को इंजेक्शन देने की कोशिश करता है तो न जाने क्यों लुइस को उस बिल्ली पर तरस आ जाता है और इसीलिए लुइस अपना फैसला बदलकर उसे एक दूर जंगल के रास्ते पर छोड़कर घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन एली का बर्थडे है। लुइस और रेचल के घर वाले, उनके रिश्तेदार और कुछ करीबी दोस्त बर्थडे मनाने के लिए उनके घर आए हैं। सब मजे कर रहे होते हैं। लुइस सब बच्चों के साथ घर के बाहर आंगन में खेल रहा होता है। खेल खेल में एली झाड़ियों के पीछे छिपने चली जाती है और तभी उसका ध्यान रास्ते की तरफ जाता है और वो देखती है कि उसकी बिल्ली चर्च उसी की ओर आ रही है। एली बिल्ली को देख उसकी ओर भागने लगती है और बस उसी समय रास्ते पर एक बड़ा सा ट्रक गुजर रहा होता है। लुइस का बेटा गेज एली को भागते देख अचानक से उसके पीछे भागने लगता है। लुइस गेज को भागते देख उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है, पर लुइस नहीं जानता कि एली भी उसी तरफ गई है। तभी अचानक ड्राइवर का ध्यान रास्ते पर से हट जाता है और उसके अगले ही पल गेज को बचाने के चक्कर में ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठता है। एक बड़ा सा एक्सीडेंट होता है। ट्रक गिरकर तेजी से रास्ते पर आगे खिसकने लगता है। लुइस गेज को तो बचा लेता है, पर आगे खड़ी एली से गाड़ी टकरा जाती है और एली की मौत हो जाती है। एली की मौत का लुइस और रेचल को बड़ा सदमा लगता है। अपनी बेटी एली को खोकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। उसी दिन वो अपनी बेटी को दफनाकर अंतिम संस्कार कर घर वापस आ जाते हैं, पर अपनी बेटी की याद में दोनों अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट गए हैं। पर उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये तो बस उसकी शुरुआत थी। दूसरे दिन लुइस रेचल को उसके माता पिता के घर भेज देता है और उस रात लुइस एक बहुत ही अजीब फैसला करता है। फैसला अपनी बेटी एली को कब्र से बाहर निकालकर उसे जानवरों के कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला। वो कुछ भी कर एली को फिर से जिंदा करना चाहता है, पर लुइस ये नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है।
अपने फैसले के मुताबिक वो एली की लाश को उसकी कब्र से निकालकर उस जंगल की ओर बढ़ने लगता है, उसी बुरी जमीन की ओर जहां लाशें जिंदा होती है, जहां की मिट्टी भी बुरी है। लुइस रात एली को उस बुरी जमीन में दफनाकर वापस घर आ जाता है और आकर सो जाता है। बीच रात उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो नींद से जाग जाता है और घर में एली को ढूंढने लगता है। उसे यकीन है कि एली जरूर वापस आई होगी। कुछ देर बाद वो देखता है कि एली घर वापस आ चुकी है। वो एली को फिर से जिंदा देख बहुत खुश होता है, पर वो देख नहीं पाता कि वो एली अब पहले की एली नहीं है। अब वो अजीब दिखती है, अजीब बातें करती है, जैसे कोई जिंदा लाश हो। अगले दिन रेचल को लुइस की चिंता होने लगती है तो वो घर वापस आने के लिए गाड़ी लेकर निकलती है। रेचल घर आकर देखती है तो लुइस के हाथों पर छाले नजर आते हैं और उसके जूतों पर जंगल की मिट्टी लगी होती है। रेचल को थोड़ा अजीब लगता है तो लुइस को इस बारे में पूछती है। मुझे उसके साथ और वक्त चाहिए था। यहाँ हनी, मैं उसे भुला नहीं पा रहा था रेचल। तुम मुझे डरा रहे हो। मुझे बस इतना बताओ कि तुम क्या बोल रहे हो। उसकी मौत मेरी वजह से हुई थी, मुझे उसे वापस लाना ही पड़ा। परियों की राजकुमारी। एक ऐसी जगह है उन झाड़ियों के बीच रेचल, उस जानवरों के कब्रिस्तान के आगे। जो लोगों को वापस जिंदा कर देती है। क्या आप खुश नहीं है मम्मी? रेचल उसे देख समझ जाती है कि वो एली नहीं है। अपनी बेटी को गले लगाओ रेचल, उसे गले लगाओ। नहीं, मुझे केज को सुलाने जाना है। वो कुछ और है और वो डर जाता है। रेचल, वो मुझे यहाँ नहीं चाहती। नहीं 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 नहीं, मम्मी अभी वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे भी वो यहाँ नहीं चाहिए। लुइस रेचल को समझाने की कोशिश करता है कि वो हमारी बेटी एली है, पर रेचल उसे कहती है कि हमने तो उसका अंतिम संस्कार किया था। रेचल बहुत डर जाती है क्योंकि रेचल जानती है कि वो एली नहीं बल्कि एक जिंदा लाश है। उसी वक्त अचानक लुइस को बाहर से कुछ आवाजें आती है तो वो घर के बाहर चला जाता है। उसे लगता है कि एली घर से बाहर चली गई है तो वो जडसन के घर की ओर भागने लगता है, पर यहाँ एली जो कि घर में ही है रेचल पर हमला कर देती है। रेचल घर में ही यहाँ वहाँ भागने लगती है और भागकर वो ऊपर एक कमरे में चली जाती है। वहाँ लुइस जडसन के घर जाकर देखता है तो जड वहाँ मरा पड़ा दिखाई पड़ता है। लुइस समझ जाता है कि एली ने ही उसे मारा है। वो जान जाता है कि एली को फिर से जिंदा कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वो रेचल को बचाने के लिए अपने घर की ओर भागने लगता है। यहाँ रेचल घर के ऊपर के कमरे में फंस गई है। एली उस कमरे में जाने की बहुत कोशिश कर रही है। वो बार बार दरवाजे को धक्का दे रही है। रेचल उससे बहुत डरी हुई है। लुइस घर के बाहर आता है तो देखता है कि रेचल अपने बेटे गेज को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर फेंक रही है और तभी एली दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाती है। लुइस गेज को पकड़कर कार में बंद कर देता है और उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए पर दरवाजा नहीं खोलना। पर तब तक यहाँ एली की जिंदा लाश रेचल के पीठ में खंजर घोंप देती है। याद है डैडी ने कहा था मरने के बाद कुछ नहीं होता। वो गलत थे और वो जगह स्वर्ग नहीं है और तुम जल्द ही वहां जाओगी मॉमी। मुझे मोहम्मद कहो। तुम मेरी बेटी नहीं हो। एली मर चुकी है। तो तुम भी जाओ उसके पास। बस जब तक लुइस वहां पहुंच पाता एली उसे मार चुकी होती है। एली फिर से एक बार अपने डैड पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देती है और रेचल की लाश को ले जाकर
वहीं जानवरों के कब्रिस्तान की ज़मीन में दफना देती है। जब तक लुइस कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। होश आने पर वो उस जानवरों के कब्रिस्तान की ओर भागता है। वहाँ एली को देख वो उसे मारने की कोशिश करता है। अब शांत हो जाओ। मुझे लगा था हम एक परिवार है, हम एक परिवार की तरह रहेंगे, पर मैं गलत था। पर हम एक परिवार बन सकते हैं। पर तभी रेचल लुइस के पीठ में पीछे से सलिया घुसा देती है। वो मुड़कर देखता है, वो रेचल नहीं बल्कि रेचल की जिंदा लाश है, जो अब एली जैसी दिखाई पड़ती है। अब लुइस भी जिंदा लाश बन चुका है और लुइस, रेचल और एली तीनों की जिंदा हुई लाश कार की ओर बढ़ने लगती है।